हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, कल हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, जहां पर आपका sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई थी। इसमें थोड़ा सा और बचा है भी टॉपिक, कल हमने बताया था, उसको आज कवर करते हैं। अच्छा, कल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो हमने बता ही दिया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आकर के मिलते हैं तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। उसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हमने एक s एक p मिल रहा था तो sp, एक s दो p मिलते थे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक s तीन p मिलते थे ऑर्बिटल तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता था। जैसे ये हमारे पास है, एक s था और एक p था और p में कितने थे? तीन, 1 2 3। अगर ये मिलता था, अगर ये दोनों आपस में आकर के मिल जाए तो 1 2 ये 1 2 3 4 इस तरीके से बन जाता था। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता था। अब देखिए क्या है कि अब इसमें केवल होता कितना है, तीन ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, p ब्लॉक के अंदर। इस वजह से अब इससे ज्यादा नहीं जा सकता। मान लीजिए अगर आप sp4 बनाने की कोशिश करें तो कि p में क्या है कि p में तीन ऑर्बिटल होंगे ही नहीं, तो sp4 नहीं बनेगा। मैक्सिमम ये तीन ही तक बना पाएगा, तो इस वजह से इसको sp3 कहा जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। आज उसी में तीन टाइप के हो गए थे, चौथा टाइप समझते हैं आज, आगे समझिएगा उसी में 4 कि जब एक s ऑर्बिटल हमारे पास, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल इस तरीके से और एक d ऑर्बिटल। d में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं एक में दो, जबकि हमको एक एक करके रखना है। ये d ब्लॉक हमारे पास, ये s, ये p और ये d। तो होगा क्या, एक s का तीन p अगर आपस में मिले और एक ऑर्बिटल केवल d का मिले, ठीक है, तो ऐसे अगर इनको हम आपस में इस तरीके से ज्वाइन करें तो कैसे बन जाएगा? देखिए, एक s का, एक दो तीन इसके और एक d का, एक d का, एक d का है, बाकी 1 2 3 ये p के हैं, बाकी एक s का है। तो इस प्रकार जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसको sp3d ऑर्बिटल कहलाया जाएगा। ये sp3d हो जाएगा, ये sp3da, ये भी sp3d कहलाएगा, ये भी sp3d कहलाएगा, ये भी sp3d कहलाएगा और नीचे वाला भी sp3d कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड डाल दीजिएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब एक s तीन p और एक d ऑर्बिटल आपस में आकर के मिलते हैं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज में इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। बाकी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। फास्फोरस की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इधर फास्फोरस है और बाकी बचा आपके पास में क्लोरीन, और क्लोरीन का इसके 5 क्लोरीन है टोटल आपके पास में। इसको बना लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3, एक है 4 और एक है 5। ठीक है, ये क्लोरीन आपके पास में हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब फास्फोरस का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 15, इसका बात करें तो 17, इसका भी 17 इसका भी और इसका भी। कॉन्फ़िगरेशन का 2p6 3s2 3p3, 3 2 5 3 2 5 6 5 11 और 12 13 14 15, ये 15 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन स्पीड रहेगा। क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो जाएगा 3p5, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह इनका सबका भी इसी तरह कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सेम इसी तरह इसका भी होगा और सेम इसी तरह इसका भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जरा ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। आउटर मोस्ट क्लास इनकी क्या है? 3s 3p, यानी कि 3s में इलेक्ट्रॉन है और 3p में, 3s में कितना है? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बना लीजिए। 3p में कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं।
तरह इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसके आउटर मोस्ट, इसका भी आउटर मोस्ट 3s और 3p है। अच्छा देखिए 3p है, इसमें 3d भी होगा, लेकिन इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। 1 2 3 और 4 5 ये 3d होगा, क्योंकि 3 का मतलब हुआ 3 ऑर्बिटल का मतलब sp_d हुए, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं गया, क्योंकि p ब्लॉक की इसकी जो है पूरी तरीके से भरी नहीं है। 3s में बात करते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर उल्टा हमने बना दिया, चाहे जिस तरह बनाइए अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। 3p में कितने हैं? 1 2 3, और ये p5 कितना होगा? 1 2 3 4 5। इसमें भी d ब्लॉक हमारे पास होगा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से खाली होगा। 1 2 3 4 5 3d इसमें भी खाली होगी। सेम इसी तरह सबका बनेगा, इनका भी इसी तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। इसका भी सेम ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि सबका एक ही जैसा होगा। इसको बना लेते हैं। 5 हैं, आप लोग समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 3 है, 2 इसी तरह और बनेंगे सिमिलरली सी के, ठीक है, समझ लीजिएगा अपने में से। अब देखते हैं कि टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, जबकि इसके पास में 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन, हर एक क्लोरीन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। तो 3 तो यहाँ के ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में, फास्फोरस के पास में, ये 3 के साथ में कर लेगा। तो बाकी के 2 किसके साथ में करेंगे? क्या कहते हैं? ओवरलैप। तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? तो फिर इसको हम फास्फोरस को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचा देंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे। तो जब हम फास्फोरस की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देंगे, ये s ब्लॉक छोड़ करके कहां चला जाएगा? d ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3s, यहाँ पर केवल एक बचेगा इलेक्ट्रॉन, बाकी ये आपके पास में p, इसमें एक एक रहेगा, बाकी आपके पास में ये d 1 2 3 4 5 एक इसमें चला जाएगा, 3d और ये 3p। अब देखिए 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ का s इसके p के साथ में करेगा, तो sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। बाकी यहाँ का p यहाँ के p के साथ में करेगा, तो pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ का p इसके p से करेगा, तो pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ का p इसके p के साथ में करेगा, तो ये भी pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। और यहाँ का d यहाँ के p से ओवरलैप करेगा, तो ये pd ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबके सब ये तो 3 हमारे पास सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी और इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा? अलग होगा। और हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि यही दिक्कत क्रिएट हो गई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन को लाना पड़ा था, ठीक है। तो फिर हमको इसको क्या करना है? हमको इसको आपस में उठा करके क्या कर देने हैं? मिला देने हैं। मतलब एक s को एक नीचे बनाते हैं, एक ये s आपका, और ये 3p और एक ये d, तो एक s का 3p के और एक d का, ये बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये सबके पास में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d sp3d sp3d, इसके पास में भी sp3d और इसके पास में भी sp3d। अब ये सबके पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, इसके पास में ये है। ये सब किसकी बात कर रहे हैं? इस फास्फोरस की। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फास्फोरस हमारे पास, और 1 2 3 4 5 ये 5 क्लोरीन। अब इसके पास में क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d, यहां पर भी रहेगा sp3d, इसके पास में भी sp3d, ये भी sp3d, यहां पर भी थोड़ा इसको यहां पर बना देते हैं sp3d। अब देखिए अब एक sp3d एक p से करेगा, तो sp3d p ओवरलैपिंग, sp3d p ओवरलैपिंग, sp3d p ओवरलैपिंग, sp3d ओवरलैपिंग यहाँ पर भी, और नीचे वाला भी sp3d ओवरलैपिंग करेगा। सबकी ओवरलैपिंग सेम है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो गई, सबका एनर्जी लेवल सेम हो गया। और ये क्लोरीन मतलब किनके किनके साथ में? p के साथ में क्या करेंगे? ये ऐसे बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे इस तरीके से। देखिए sp3p 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 sp3 sp3 इस तरीके से हर जगह पर पूरी देखिए सेम बॉन्डिंग हुई है, तो इनका कहेंगे सबका एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनकर के तैयार हो गया। अब जरा इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि उस तरीके से कैसे इसका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग इसके, ठीक है। एक फास्फोरस बीच में ऐसे, जो फास्फोरस यहाँ पर था, अब इसमें होता कैसे? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए 3 क्लोरीन जो आपके पास में होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। एक क्लोरीन इसके ऊपर होता है यहाँ पर,
एक क्लोरीन यहाँ पर नीचे और एक यहाँ पर, ये तीनों प्लेन पे होंगे ऐसे। इसको थोड़ा पीछे कर, तो इसमें समझिएगा कि इस तरीके से तीन प्लेन में कुछ होंगे ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा इसको सीधा करके बना लेते हैं इसे। अब ये कैसे होंगे इसको जरा समझते हैं इससे कि देखिए तीन प्लेन पे कैसे, इस तरीके से तीन होंगे प्लेन पर, एक ही प्लेन पे तीनों, ये तीन पकड़े में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से तीन एक प्लेन पे होंगे ऐसे, और एक इसके ऊपर होगा यहाँ पर क्लोरीन, और एक इसके नीचे होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे करके, ठीक है। एक पिरामिड आप ऊपर बना लीजिए और एक पिरामिड आप उसी तरीके से सिमेट्रिकल शेप में नीचे बना लीजिए, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर ये बनकर के तैयार होगा। तो ये क्लोरीन जो बना है इसका मतलब ये समझ लीजिएगा इस पीछे की तरफ है, तो हम इसको बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे। ये दो आपको केवल दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऊपर वाला नीचे वाला दिखाई पड़ रहा है, ये पीछे वाला है जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है। इससे और इसके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री का होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं, ये हमने कहा है इनके बीच का 90 डिग्री का और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री का होगा। अब ये बनेगा कैसे, तो इसको अगर हम इससे ऐसे करके बना लें, इसको ऐसे मिला लेते हैं जरा, और ये सब एक ही प्लेन पे हैं, इनको कुछ ऐसे मिला लें, और जैसे एक ऊपर की तरफ है ना, एक पिरामिड ये ऊपर की तरफ बना लेगा ऐसे मिला करके, और एक ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए अगला 5। अब की बात क्या है, देखिए एक एस, 3 पी, 1 2 3 और 2 डी, 1 2 3 4 5, 2 डी, ठीक है। एस पी डी मतलब एक एस का 3 पी के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और 2 डी के ऑर्बिटल अगर आपस में आकर के मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, एस के 1, पी के 3 और डी के कितने 2। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन में फिर से लिख लीजिएगा कि जब एक s 3p और 2d के ऑर्बिटल आपस में आकर ओवरलैपिंग करते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं SF6 की। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं SF6। एक सल्फर आपके पास में और 6 आपके पास में फ्लोरीन होंगे हमारे पास टोटल। फ्लोरीन का आपको पता है कि कितना होगा, एटॉमिक नंबर 9। सल्फर का कितना 16। सल्फर का 16 और इसका 9, और देखिए 9 है, टोटल 6 हैं। समझ लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 12 4, ठीक है। आउटर मोस्ट क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह इसका 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p5। इसमें इस तरह से 6 होंगे हमारे पास। अगर इसकी बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर का पहले बना लेते हैं, इधर कहीं बना लेते हैं। देखिए एक सल्फर का आउटर मोस्ट क्लास ये 3s वाला हो जाएगा, और एक 3p वाली 1 2 3 एक 3p वाला, और एक 3d वाली होगी 1 2 3 4 5। ये देखिए पूरी तरीके से खाली है, एस में 2 हैं, पी में कितने हैं 4 1 2 3 4। इसकी बात करते हैं फ्लोरीन की बात कर लें, तो इसमें देखिए इसका आउटर मोस्ट क्लास 2s है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2p। अब इसमें तो d होगा नहीं क्योंकि 2 में तो s और p ही होते हैं। s ब्लॉक पूरी तरीके से फिल्ड है, p में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब इसमें कितना, देखिए एक फ्लोरीन का मैं बनाया है, टोटल होंगे कितने 1 2 3 4 5 और टोटल 6 होंगे, तो मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, और इसके पास में कितने हैं 1 2, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एक्साइटेड स्टेट में आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक्साइट करवाना पड़ेगा। इसको पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा डी में ऐसे 1 2, और ये पी का एक यहाँ पर बचेगा केवल, और एक उठ करके चला जाएगा कहाँ पर इस डी में 1 2 3 4 5 यहाँ पर। आप देखिए कितने हो चुके हैं 1 2 3 4 हो चुके हैं। अभी 2 की और आवश्यकता है हमको, तो इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजने का मतलब ये है, जो लोग ये समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
तो वो जाकर के कोवैलेंसी यानी कि वेरिएबल कोवैलेंसी वाला लेक्चर देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको हम अब देखिए इसमें जो हमारे पास है 3s वाला और ये 3p और ये 3d वाला, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे, ये अपनी क्लास छोड़ करके चला जाएगा कहाँ पर, डी के नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया हमारे पास, 3 ये आपके पास में हो गए 1 2 3 और एक 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है, इसमें पहुंचे डी में, और ये 3p और ये 3s, यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया था यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ पर। अब देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, और 6 हमारे पास फ्लोरीन है, सबको एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में इसकी ओवरलैपिंग करवा देनी है हमको। इधर सुनिए, अब देखिए वही सेम काम फिर से हो जाएगा कि अगर एक एस इसका, मतलब इसकी हम बात करें ना, एक एस इसका एक पी के साथ में करेगा तो एसपी ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसके बाद पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर डीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो इनको उठा करके ये जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल है इनको उठा करके आपको क्या करना होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसे बना लेना है। अब देखिए इसमें क्या है, एक एस का 1 2 3 3 पी के और 2 डी के। देखिए तो 2 डी के हैं, ये 3 पी के हैं, एक एस का है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जरा। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, इधर वाला नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर हम खिसका करके बना लें तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहीं पर यहीं नीचे बना लेते हैं इसको। एक एस का था, एक एस का बन जाओ 1 2 3, ये 3 पी के थे और ये 2 आपके पास में डी के थे, तो ये sp3d2 बनकर तैयार हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा बनेगा, देखिए सल्फर का एक यहाँ पर एक फ्लोरीन इसके ऊपर रहता है ऐसे, एक फ्लोरीन इसके नीचे रहेगा इस तरीके से, और 4 फ्लोरीन क्या रहते हैं, प्लेन पे रहते हैं ऐसे, ठीक है, 4 फ्लोरीन एक प्लेन पे रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, समझ में आता है ना। जैसे ये 2 इधर और पे लाओ और एक 2 लो, ठीक है, ये इस तरीके से ये चारों के चारों प्लेन पर, ये 4 तो रहेंगे इस तरीके से प्लेन पर, एक ही प्लेन पे रहेंगे ये 4, एक ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और एक ही कहां रहेगा, नीचे। तो ये देखिए एक ये ऊपर और एक ये नीचे, तो इस तरीके से ये बनके तैयार होकर रखिए, ये 4 प्लेन पर और एक ऊपर और एक ये नीचे, तो 6 हो गए टोटल ये इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा 3D में, देख लीजिए, ठीक है। ये प्लेन पर ही है इस तरीके से चारों, ये चारों प्लेन पर, ये ऊपर एक नीचे, ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनकर तैयार होगा। तो ये 2 पीछे वाले हैं, ये जो 2 हैं ये पीछे वाले हैं, ये 2 नीचे वाले इधर वाले हैं, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर इसका बनकर के तैयार होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, जो बनकर के तैयार होगा, देखो ये भी sp3d2 होगा, sp3d2 ये भी, और ये p sp3d2 p sp3d2 फ्लोरीन के p से करेगा, ये sp3d2 p से ओवरलैप करेगा, sp3d2 फ्लोरीन के p से करेगा, फिर यहाँ पर sp3d2 इसके p से करेगा। तो इस तरीके से सब जगह पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सबका एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा, और ये sf6 का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिए आप लोग, इसको और जोड़ना है तो ऐसे करके जोड़ लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट है आपके पास में, कितने हो गए थे 4 5, जो भी वो नेक्स्ट आप डाल लीजिएगा। आपकी बात क्या होगा कि एक एस आपके पास में, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और 3 डी ऑर्बिटल, 1 2 डी ऑर्बिटल अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बना देंगे, एक एस का 3 पी के और 3 डी के, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, IF7 का ले लेते हैं एग्जांपल, IF7। अब तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग करिएगा क्या कि इसका स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है। आयोडीन है, 7 फ्लोरीन आपके पास में होंगे, और पता है कि इसके भी आउटर मोस्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट क्लास में क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 1 वैलेंसी होती है। तो उस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। फाइनल स्ट्रक्चर हम बना करके इसका आपको दे रहे हैं, एक आयोडीन है और 1 फ्लोरीन ऊपर होगा, 1 फ्लोरीन नीचे होगा, ये आपके पास में 2 ऐसे किनारे पे होंगे, एक इधर और होगा फ्लोरीन, एक यहाँ पर प्लेन पर होगा, एक इस तरह से प्लेन पे होंगे,
ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर आपका पूरा, ये ऐसे बन करके तैयार होगा आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम आपको बना दे रहे हैं, बाकी आप जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे वो आप खुद से करेंगे, ठीक है, करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनाइए आप लोग। ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए IF7 का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबकी ज्योमेट्री की, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हम उसी की ज्योमेट्री बता सकते हैं, ज्योमेट्री ना कि शेप, ठीक है, ज्योमेट्री बता देंगे आपको हम किसी की ज्योमेट्री कैसे होती है किसी की। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं कि सबकी ज्योमेट्री कैसी होती है और सबके बीच का एंगल कैसा होता है। एंगल निकालने का फॉर्मूला कल हमने आपको बता दिया था, cos थीटा -1/m, जहां पर m नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स जो भी पार्टिसिपेट करते थे हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं, आज सबकी हम बात करते हैं कि एक तरफ एक टेबल की तरह बना लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एक तरफ इसका लिख लीजिएगा शेप कैसा होगा और यहाँ पर एंगल लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे हम SP हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, एक S एक P। तो जब SP हाइब्रिडाइजेशन होता था तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता था, अगर याद करिए सबसे पहला वाला SP, तो इसके बीच का एंगल होगा था 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। एक P का है ना पार्टिसिपेट, तो अगर देखो तो कैसे हो जाएगा, 1/1 करेंगे ऐसे करके, माइनस को 1/1, अगर 1/m में रखें cos थीटा इक्वल टू, तो थीटा बराबर कितना -1, थीटा बराबर cos इनवर्स -1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंगल 180 डिग्री। तो इसका शेप कैसा, इसका सॉरी ज्योमेट्री कैसे होगी इसकी, लीनियर, ठीक है, लीनियर। लीनियर का मतलब कुछ ऐसे, यहां से ऐसे होगी, ठीक है, और बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। ये पहला हमारे पास। दूसरा आपके पास में आता है SP2, ठीक है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एंगल में शेप एंगल, अब इसको लिख लो इधर, शेप में लिख लो क्या कहते हैं लीनियर, और एंगल में लिख लीजिएगा 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। SP2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 P हमारे पास होते थे, तो 2 P होते थे, यहाँ पर माइनस का 1/2 लिखते थे, यानी कि 0.5, तो ये 120 डिग्री आ जाता है। तो इसका एंगल यानी कि 122 डिग्री होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, ट्रायंगुलर शेप होगा। और इस SP2 में देखिए एक एग्जांपल हमने आपको करवाया था, क्या कहते हैं SP2 में देखिए उसका करा दिया था आपको, BF3 का स्ट्रक्चर आपको बनवाया था, देखिए, ठीक है, वहां पर उसका स्ट्रक्चर बनाया गया था जो वो उस तरीके से बन जाएगा, ट्रायंगुलर शेप, मतलब इस तरीके से कुछ ट्रायंगल शेप में होगा, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा, तीसरी बात कर लें, अगर इसको बनाना तो आप समझ लीजिए कुछ ऐसे करके बनेगा, एक यहाँ पर, एक इस तरीके से यहाँ पर, और एक ऐसे, ठीक है, इस तरह के 3 होंगे ट्रायंगुलर शेप में ऐसे, ठीक है, और बन जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है SP3, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल, इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन का बनाते थे ना, एक ऊपर और ये दो इस तरह से, एक नीचे कुछ होता है, ऐसे होता था, ये ऐसे करके बनता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, छोटे वाले आप लोग अपने मन से बना लीजिएगा, ऐसे करके बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। चौथा SP3D, ये बनता था, ठीक है। SP3D का जो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। इनके बीच का जो एंगल होगा, देखिए दो के बीच का भी बनाया था, दो के बीच का 120 डिग्री था और बाकी का 90 डिग्री था। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको देख लीजिएगा, वहां पर किसका बनाया गया था, PCl5 का जो बनाया था उसमें कुछ इसी तरीके से बना था। ये दो क्लोरीन थे हमारे पास ऐसे करके, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री था। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास, ठीक है। इसका अगर बनाना हो तो ऐसे बना लीजिएगा, ये पीछे से ऐसे जा करके और एक यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे इस शेप में कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको बना लेना ढंग से। तो ये 3 SP3D हो गया। इसके बाद आपके पास में आता है SP3D2, पांचवा, कहां बना लें इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। SP3D2 स्ट्रक्चर की बात कर लें
तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल की बात करी थी इससे जस्ट पहले, जिसमें हमने बात की थी SF6 की। ऐसे तो बनता था, ये S एक ऊपर और ये 4 इस तरीके से प्लेन पे होते थे और एक नीचे, ठीक है। ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा इसका, एक ही नीचे और ये 4 प्लेन पर ऐसे, ये 4 प्लेन पे होते थे और ये ऊपर और ये 3 नीचे। तो ये ऑक्टाहेड्रल बनता था। देखिए एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये सल्फर का, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर sp3d2 में, ठीक है। और इनके सबके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री का, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री का, एंगल लिख लीजिएगा यहाँ पर 90 डिग्री का। इसको इतना नोट कर लीजिए। और बात कर लेते हैं लास्ट वाले की। लास्ट वाला था आपके पास में sp3d3। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसका होता है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, और एंगल इसका 90 डिग्री और 72 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री और 72 डिग्री। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था जस्ट IF7 वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये वाला बनेगा 90 डिग्री 72 डिग्री। तो जो प्लेन पे देखिए IF7 का कुछ ऐसे बनाया था, एक फ्लोरिंग यहाँ पर था, 2 इस तरीके से, एक थोड़ा कर्व करके था ऐसे करके बाहर की तरफ, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे कर्व करके आया था ये, और 2 इधर थे एक नीचे था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा। ये पीछे की तरफ बनेगा यहाँ पर, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं करके, ठीक है, पीछे की तरफ। तो ये IF7 का, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का इसके और यहाँ पर इसके बीच का एंगल ये होगा आपका 90 डिग्री के प्लेन पे होंगे, बाकी इसके और इसके बीच एंगल 72 डिग्री होगा, जो पीछे की तरफ है। तो ये है आपके पास में सबकी ज्योमेट्री है। और ये है एक और आपके पास में होता है DSP2 होता है, जिसको भी आगे पढ़ेंगे हम। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है और सबके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। स्क्वायर प्लेन का मतलब एक ही प्लेन पे होंगे सब इस तरीके से, यहीं पर एक ही प्लेन पर होंगे ये चारों, इस तरीके से जो बनेगा उसको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये। तो ये है सब आपके पास में स्ट्रक्चर, मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन से किसी की ज्योमेट्री आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आया होगा, 2 लेक्चर में बना। जिन्होंने पहला वाला लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का नहीं देखा है, वो पहले वो वाला लेक्चर जाकर के देख लीजिए, ठीक है, फिर ये वाला लेक्चर देखेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बाकी की बातें नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे और अगली थ्योरी लेकर के आएंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना।